हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक में थोड़े शोर को इग्नोर करते हुए आज का एक एपिसोड रिकॉर्ड करने का मन हुआ और लगा कि अभी ही सही समय है जब रिकॉर्ड किया जा सकता है। आज का जो एपिसोड है वो एक 1946 में आई मूवी का है जो कि नीचा नगर नाम से आई थी और जिसने कहीं ना कहीं जो सिनेमा की सार्थकता है उसे कहीं ना कहीं बयां किया। और ये वीडियो इसीलिए ऑडियो पॉडकास्ट बनाना पड़ा क्योंकि इस फिल्म ने अपने समय के एक बहुत बड़ी साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई समस्या को कहीं ना कहीं दिखाया और फिल्म इसीलिए बड़ी हो गई थी। और देवानंद, चेतनानंद और उनके जो तीन भाई थे उनकी तिकड़ी से ये फिल्म निकल के आई थी। जिस जमाने में ये फिल्म आई थी उस समय बहुत ज्यादा नामी गिरामी कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी। इसी वजह से ये कहानी हम आप तक लेके आए हैं। अच्छा, 1946 में फिल्म रिलीज हुई थी और इसे विश्व सिनेमा में सबसे शानदार फिल्मों में इसीलिए माना जाता है कि उस समय और भी फिल्में ऐसी बना करती थी। ऐसा नहीं था समाज हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय के हालात ऐसे थे कि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन इस फिल्म ने कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद पे ही चोट करी थी, जिस वजह से ये फिल्म बड़ी मानी गई। और चेतन आनंद इसके डायरेक्टर थे और ये सामाजिक राजनीतिक दोनों ही मुद्दों को दिखाती हुई थी। समाज में व्याप्त अमीर गरीब की खाई को इसमें अच्छे से दिखाया गया था और निचले तबके में लोगों का शोषण जो होता है उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शोषण तो एक ऐसी व्यवस्था है जो निचले तबके तक आजकल नहीं मौजूद है। अगर आप नए जमाने की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट स्लेवरी भी यहाँ चल रही है, जिसमें कि आदमी पैसा जरूर पा रहा है, लेकिन आए दिन हमारे पास खबरें आ रही है कि लोग अपनी डेस्क पे बैठे हुए निपट गए। और फिर कहीं ना कहीं शोषण की वो जो कॉर्पोरेट व्यवस्था है जिसमें कैपिटलिज्म भी आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं समाज में शोषण अपने से नीचे वाले तबके का हर आदमी ही कर रहा है, बस वो किसी रूप में दिख नहीं रहा है, किसी रूप में दिख जाता है। अब जो सबसे नीचे का संघर्ष है वो ये इस तरीके का हो जाता है कि वो रोटी कपड़े मकान की लड़ाई में खत्म हो जाता है और उसके ऊपर की जो श्रेणी है उसमें संघर्ष कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी दिशा बदल लेता है। तो ये फिल्म बस इसीलिए बड़ी थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मैक्सिम गोर्की, जो कि उस समय बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हुआ करते थे, उन्होंने लोअर डेप्थ्स करके एक कहीं ना कहीं कहानी थी, उसके हिसाब से इसको अडॉप्ट करके इंडियन अडाप्टेशन में बनाया था। और आप ये देख सकते हैं कि ये फिल्म इसीलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि इसने उस समय जो इसकी कहानी थी ये दिखाती थी कि कैसे लोग जो एक मतलब सर्टेन समाज में है वो किसी न किसी तरीके से शोषण का उपयोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी कर लेते हैं और बुरा भी दिखाते हुए चलते हैं। आज अमर उजाला में इसके ऊपर एक छोटा सा लेख देखने को मिला था, जिसके बाद मुझे लगा कि इस पे एक छोटा सा ऑडियो पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। और इसके निर्माता आई.एस. जौहर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वही आई.एस. जौहर थे जो कुछ कॉमेडी सीन्स में भी कई बार बाद में दिख जाते थे। उन्होंने और भी मूवीज भी बनाई थी और इसके साथ ही शायद वो यश जौहर के भाई भी थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या शायद ये दूसरे थे। तो ये जो ऑडियो है इसमें एक अच्छी बात ये थी कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अच्छा रवि शंकर ने भी इसमें संगीत दिया था, फिल्म के कलाकारों में ऐसा बताया जा रहा है। और संगीतकार में रवि शंकर बहुत बड़े नाम थे जो अभी भी है। उनकी बेटी अनुष्का शंकर मेरी प्री प्लेयर्स में है, जो कि म्यूजिशियंस हैं। उनमें सबसे प्री कहीं ना कहीं मुझे उनमें सरस्वती की छवि दिखने को मिलती है। जिस समय वो सितार लेके बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं सरस्वती उतर आई है मुझे उंगलियों में। तो ये जो फिल्म थी ये कहीं ना कहीं शोषण को ही दिखाती हुई फिल्म थी और इसको बनाने में उन्होंने कहीं ना कहीं चेतन आनंद ने यही चीज दिखाई थी कि कैसे समाज में आजकल ऐसी पिक्चरें नहीं बन रही हैं और जो कमर्शियल एस्पेक्ट है पिक्चरों में वही हावी होता जा रहा है। क्योंकि ये आजादी के समय आई थी तो ये थोड़ी सी बड़ी और मशहूर सिनेमा के रूप में हो गई थी, मगर आजकल के जमाने में हम देखेंगे तो आर्ट फिल्मों का एक जमाना जो था वो मल्टीप्लेक्स आने की बात बचा ही नहीं है। अब उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी कमर्शियल सिनेमा ही हावी हो गया है। और इसके साथ ही कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो आपको यही बताना चाहेंगे कि ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में है और इसमें जाने वाली फिल्मों की अपने आप में एक उत्कृष्टता बढ़ जाती है। ये फिल्मों को एक वैश्विक मंच प्रदान करती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करवा देती है और सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है पाल्म डियोर, जिसे हम मानते हैं, वो किसी भी निर्माता के लिए बहुत शान की बात माना जाता है।
ऑस्कर में जाने वाली फिल्मों को और ज्यादा जगह मिल जाती है। भारत से स्लमडॉग मिलियनेयर ऑफिशियल रूप से तो नहीं गई थी क्योंकि वो इंग्लिश ही व्यक्ति ने बनाई थी, मगर उसमें इंडियन कलाकार और इंडियन लोगों ने बहुत अवार्ड जीते थे, इसलिए वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। अभी लापता लेडीज को भेजे जाने की बात चल रही है और कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी कंटेक्स्ट में बात चल रही है कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी फिल्में भेजती है वो क्या देखती है और क्या उनका एक सोचने की प्रक्रिया होती है। पंकज शुक्ला जी जो कि अमर उजाला के लिए लिखते हैं, पुराने बहुत पत्रकार हैं, उन्होंने भी वो पूरी लिस्ट जारी करी थी कि फिल्में कैसे चुनी जाती हैं और वो लोग कौन होते हैं जो फिल्में चुनते हैं, उसकी पूरी लिस्ट उन्होंने दी थी। आप उनका फेसबुक हैंडल फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है, कई बार बहुत अच्छी पिक्चरें इसीलिए दर्शक नहीं पा पाती हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें भी बहुत हद तक कमर्शियलाइजेशन बहुत हावी है, आर्ट कहीं ना कहीं दब जाती है इसके चलते। और मेरा ये फिल्म से अभी मैंने तो सीधे से वास्ता नहीं रहा है क्योंकि ये उस जमाने की फिल्म ही नहीं थी जब मैं या मेरे पुरखे भी रहे होंगे, बट उस जमाने में तो आर्ट को या फिल्म को या सिनेमा को इतनी नीची दृष्टि से देखा जाता था कि उस समय तो फिल्म बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। और एक छोटी सी कहानी ये भी है कि जब फिल्म थिएटर कहीं शहर में खुलते थे, मैं अपने शहरी की कहानी आपको बता रहा हूँ, तो ये कानपुर शहर में जनरलगंज में एक थिएटर खुला था, तो उसको भी लोगों ने पहले ये कह के इग्नोर करा कि ये यहाँ से हटा देना चाहिए, यहाँ से शोर होता है, लोग आते हैं डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि किसी भी नई चीज के लिए करा जाता है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को संघर्ष तो झेलना ही पड़ता है। वैसा ही आर्ट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और कैमरा आए, फिल्म आई, और आज एक खबर ये भी अपडेट चल रहा है कि दादा साहब फाल्के के पुरस्कार के लिए मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाने वाला है। तो ये भारत का सरकारी रूप से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये सारी बातों के साथ एक छोटा सा ये ऑडियो पॉडकास्ट बनाने का मन करा, तो क्योंकि कुछ एक दो दिन से कंटेंट रिलीज नहीं हो पा रहा था, और किस्सा सिनेमा का वाली जो हमारी ऑडियो पॉडकास्ट श्रृंखला है उसमें इसको जगह देना मुझे जरूरी लगा। बाकी मदर इंडिया भी ऑस्कर के लिए गई थी, अगर आपको शायद जानकारी हो इस विषय की, लेकिन शायद अवार्ड नहीं जीत पाई थी। तो ऑस्कर वाली रेस तो हमेशा ही चला करती है, लेकिन किसी एक सर्टेन जगह या किसी एक पैरामीटर के द्वारा हम अपनी फिल्मों को कमजोर आके ये कहीं सही नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि अच्छी पिक्चरें हमेशा अच्छी होती हैं और बुरी हमेशा ही बुरी होती है। देखने वाले की निगाह पर डिपेंड करता है, उसे कभी कभी बुरी भी बहुत अच्छी लग जाती है और कभी कभी अच्छी भी बहुत बुरी लग जाती है। तो ये छोटा सा ऑडियो पॉडकास्ट आज नीचा नगर पे था, और क्लासिक किस्सों से जुड़े हुए किस्से मैं लाने की कोशिश करता रहूंगा। आज क्योंकि इस फिल्म को बहुत बड़ा अरसा बीत चुका है और शायद ये आज ही के दिन रिलीज हुई थी, इस वजह से इसका आज चर्चा हो रही है। तो आपने ना देखी हो तो इसे यूट्यूब में ढूंढ के देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल भी है। और सिनेमा और कहानी कितने लेके आता रहूंगा, और भारतीय सिनेमा की बात ज्यादा करी जाएगी, उसमें इस लड़ाई से दूर रहा जाएगा कि बॉलीवुड या टॉलीवुड या मॉलीवुड क्या है, कहाँ पे है, कैसे है। और बहुत सारी बुराई तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ी हुई लोग कर ही रहे हैं, उसके बिना भी हटके आर्ट फॉर्म को आर्ट फॉर्म की तरीके लेना चाहिए। वहां पे होने वाली बुराई समाज से ही निकल के लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम में जाते हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सब वो समाज से ही निकल के जा रहे हैं। तो अगर वहां कोई बुराई है तो वो समाज की भी जिम्मेदारी है उसमें कि उस बुराई पे अपनी नजर रखे और कहीं ना कहीं उसको उजागर करे, जिससे कि समाज दूषित कलंकित ना होता रहे। ये छोटा सा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।